जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारा पॉलिटी फाउंडेशन का बैच चल रहा है, जिसमें हमने डीपीएसपी और मूल कर्तव्य तक कवर कर लिया था। आज हम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में जितने भी अनुच्छेद हैं संविधान में, जितने भी अनुच्छेद राष्ट्रपति के बारे में दिए गए हैं, चाहे वो अध्यादेश हो, क्षमादान की शक्तियाँ हो, प्रशासनिक शक्तियाँ हो, कूटनीतिक शक्तियाँ हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो और अन्य जो टॉपिक हो, उनको हम जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं उनको हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं 2 लाइनों के साथ कि खुद से वादा करो, मजबूत अपना इरादा करो। कि खुद से वादा करो, मजबूत अपना इरादा करो। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा करो। तो उसी के साथ जो अपनी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का भाग होता है। कार्यपालिका कार्यपालिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? कार्यपालिका में, एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सभी कार्यपालिका में आते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो हमें अनुच्छेद 52 से दिखाई पड़ते हैं। अनुच्छेद 51 के खंड क में मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है और इसके बाद तुरंत जो अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 52, जिसमें राष्ट्रपति के पद से संबंधित व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि भारत का केवल एक ही राष्ट्रपति होगा, वरना अब तक गवर्नमेंट 10-15 राष्ट्रपति बना देती। तो संविधान में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद अनुच्छेद आर्टिकल 53 का सबक्रॉस फर्स्ट कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी जो संघ की शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वो राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह इसका प्रयोग स्वयं, या तो जो शक्तियां हैं जो कार्यपालिका की, या तो राष्ट्रपति उनका प्रयोग स्वयं करेगा या अपने किसी अधीनस्थ के द्वारा करेगा। यानी कोई व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति अपॉइंट करे, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति की शक्तियाँ दी जाएंगी। जैसे कि राष्ट्रपति की अगर डेथ हो जाती है, राष्ट्रपति जो बीमार हो जाता है, तो उसके जो कार्यों का निबंधन है वो उपराष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों द्वारा करेगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। यह अनुच्छेद 53 की भाषा कहती है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। संविधान सभा के समय बहुत सारी डिबेट हुई थी इसके ऊपर, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और अन्य जो नेता थे उनमें काफ़ी बहस हुई थी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है या जो देश का प्रमुख होगा वो इलेक्टेड होगा या नॉन इलेक्टेड होगा। तो जो संविधान सभा के समक्ष ये प्रश्न उठता है तो इसका समाधान होता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष
निर्वाचन होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि इसमें जो निर्वाचन होगा उसमें जनता भागीदार नहीं होगी, यानी कि जो जनता जिन कैंडिडेट को जो सिलेक्टेड करेगी वह जो कैंडिडेट होंगे वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इसमें जनता भागीदार नहीं होती है। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और इसका जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का वो एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो आनुपातिक रूप से होता है। इसमें जैसे कि कोई कैंडिडेट वोट डालने गया राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसको जैसे कि 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं A B C D, तो वह ऐसा नहीं कर सकता कि केवल एक ही व्यक्ति को वोट दे दे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में MP MLA से इसका अलग निर्वाचन है, तो वह आनुपातिक तौर पर जैसे कि इसको 1 वोट दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4, ऐसे वोट देता है। यानी कि जो कैंडिडेट होता है या जो वोटर होता है वह सभी मतदाताओं को, सभी कैंडिडेट को वोट देता है, तो वह केवल एक जो कैंडिडेट होता है उसको वोट नहीं देता है। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य संघ लोक सेवा आयोग में यह प्रश्न आ चुका है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें जो 12 मेंबर्स होते हैं जो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जो राष्ट्रपति ने अपॉइंट किए हैं, नियुक्त किए हैं जो अधिकारी, वह किसको वोट देंगे? ऑफिशियली राष्ट्रपति को देंगे, इसलिए वे व्यक्ति इसमें शामिल नहीं किए गए। इसमें केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और कौन शामिल है? सभी राज्यों के विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो संसद के सदस्य हों या विधानसभाओं के। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या जैसे कि एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यह प्रश्न सही है या गलत? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जैसा कि जो हमारा जो भारत है वो संघात्मक है, यूनियन है, इसलिए जो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा और जो संसद के सदस्य हैं, इन दोनों के मत बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? इसलिए बराबर होते हैं कि जो हमारा संघात्मक ढांचा है वो बरकरार रहे, इसलिए यहाँ पे दोनों की
इक्वालिटी बनी रहती है। इसके बाद मेरा बड़ा हो बेटा इसके बाद अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के कोटा से संबंधित है। राष्ट्रपति का इसमें 50% कोटा निर्धारित किया गया है। और 15,000 की राशि राष्ट्रपति के लिए कोटा निर्धारित किया जाता है जो 50% का होता है। यानी जो कैंडिडेट 50% से अधिक जो वोट लेके आता है तो उसको चुनाव में विजयी घोषित किया जाएगा। अगर जो भी कैंडिडेट है वो कोटा से कम जो वोट है वो लेके आता है तो उसकी जो 15,000 की राशि है वो जमानत की जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह केवल 5 वर्ष का होता है। आपातकालीन की स्थिति में उसका जो पद है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति बीमार पड़ जाता है तो जो उसका चुनाव है वो 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर करवाना होता है। छह माह के भीतर करवाना होता है। इसके बाद अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 कहता है कि जो राष्ट्रपति के लिए चुन लिया गया है वह केवल एक ही बार नहीं राष्ट्रपति बनेगा बल्कि वह दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। तो राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, जैसा कि अमेरिकी संविधान में व्यवस्था की गई है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है यानी जो राष्ट्रपति अपॉइंट किया जाएगा वह केवल 2 बार ही किया जाएगा, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। तो जो राष्ट्रपति के लिए अपॉइंट होगा वो अनेकों बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए आवेदन करेगा वह भारत का नागरिक होना कंपलसरी है और वह 35 वर्ष की आयु का हो चुका हो। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और वह लोकसभा के लिए योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य यानी कि जो राष्ट्रपति है वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, लेकिन सदस्य होना नहीं चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री में हमें देखने को मिलता है कि जो प्रधानमंत्री होगा वह किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह केवल लोकसभा के लिए योग्य होना चाहिए। और अगर हम
उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति में भी यही जो योग्यता है वो दी गई है, लेकिन यहाँ पर लोकसभा की जगह राज्यसभा लिखा गया है। यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। इसके बाद